नाज़रीन आदाब, आलमी मंजिल स्पेशल में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आदिल खान। नाज़रीन, हम देखते आए हैं कि अमेरिका ने वक्त वक्त पर दुनिया के कई मामलात में दखल दिए। लोगों और दुनिया के जो अपने अपने मसले होते हैं, चाहे वो दुनिया के कई मुल्क हों जिसमें जंग चल रही हो या आपस में उनमें नाराज़गी हो या वहाँ पर खाना जंगी हो, इस सब में मसीहा के तौर पर कभी चौधराहट अपनी दिखाते हुए और कभी बिग बॉस के तौर पर अमेरिका ने दखल ज़रूर दिया है। लेकिन उसके दखल के बाद हमेशा जो एक तस्वीर उभर कर आई वो उस खित्ते की, उस मुल्क की पहले से भी ज़्यादा बदसूरत होती तस्वीर नज़र आई। अमेरिका को इन सब दखल से आखिरकार मिलता क्या है, वो दखल देता क्यों है? ऐसा नहीं है कि अमेरिका का इस दखल में कोई नुकसान नहीं होता, बिलियंस डॉलर का उसने नुकसान उठाया, इसके अलावा हज़ारों के हिसाब से फ़ौजी भी गंवाए, लेकिन फिर भी उसके दखल बदस्तूर जारी हैं। चाहे हम दूसरी जंग अजीम से लेकर अभी जो सीरिया के हालात हैं उस तक अगर देखें, इराक के जो हालात हैं वो हम देख रहे हैं, वहाँ तक अगर नज़र डालें तो अमेरिका के दखल के बाद जो तस्वीर उभरती है वो वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार अमेरिका ये सब करता क्यों है। ये फ़ायदे की जंग है या अपना दबदबा कायम करने की जंग है? इस सब पर सवाल जवाब करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस पैनल में। आपसे तारुफ करवा दें, मेजर जनरल पी.के. सहगल साहब हैं, दिफाई मामलों के जानकार हमारे साथ ही प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब हैं, इस्लामिक स्टडीज़ जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ ही मगरबी एशिया के मामलों पर भी मजबूत पकड़ है, और AU आसिफ साहब भी हैं हमारे साथ, सीनियर साहब। इन सब मेहमानों से हम सवाल जवाब करेंगे इसी मसले पर, अमेरिका के जो दखल हैं दुनिया में उस पर। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया भर के मुल्कों के मामलों में अमेरिका शुरू से ही टांग अड़ाता आया है। कभी मसीहा का लबादा उड़े, कभी बिग बॉस की दस्तार बांधे। हमेशा अमेरिका अमन कायम करने के नाम पर दूसरे मुल्कों के मामलों में दखल देता है, लेकिन जब उसकी फौजें वापस जाती हैं तो उस मुल्क में लाशों का मलबा, खून का समंदर और बदअमनी के बारूदी तूफान के अलावा कुछ नहीं बचता। फिर चाहे दूसरी जंग अजीम में जापान पर एटम बम गिराकर 2 लाख लोगों को मौत के घाट उतारना हो, या वियतनाम में 20 साल तक रोजाना सैकड़ों बम गिराना। 1955 से 75 तक चली वियतनाम जंग में 58,000 अमरीकी फौजियों के मरने के बाद अमेरिका ने शर्मिंदा होकर इस जंग से हाथ खींचे थे। इस जंग को तवारीख में अनक्लियर विक्ट्री के नाम से दर्ज किया गया है। 1950 से 1953 के बीच अमेरिका शुमाली और जनूबी कोरिया की जंग में कूदा। 1990-91 में अमेरिका ने 34 मुल्कों की नुमाइंदगी करते हुए इराक की सद्दाम हुसैन हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी। मकसद था कुवैत से इराकी फौज को खदेड़ना, लेकिन नीयत थी कुवैत के साथ ही मशरिक़ वस्ता के तेल की कुओं पर दबदबा कायम करना, साथ ही इस खित्ते में मजबूत बेस बनाना। एक बार फिर इराक के खिलाफ अमेरिका ने 2003 से 2011 तक जंग छेड़ी। इस बार सद्दाम पर केमिकल हथियार बनाने का झूठा इल्जाम था। इराक को तबाह करने और सद्दाम को फांसी देने के बाद भी जब अमेरिका को वो हथियार नहीं मिले तो अमेरिका ने माफी भी मांगी। ब्रिटेन के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर भी इराक की जंग के लिए माफी मांग चुके हैं और अमेरिका की मुखालिफ फौजों और बागियों को मदद देता रहा। सीरिया में भी अब अमेरिका और रूस आमने सामने हैं और तुर्की ने रूस का जंगी हवाई जहाज गिराकर इस मामले को और पेचीदा कर दिया है। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का ढोल पीटता है, मगर ISIS के खिलाफ रूस के साथ उसका ना आना कई सवाल पैदा करता है। क्या अमेरिका अपने दखल के अलावा किसी का दखल पसंद नहीं करता, या उसकी नीयत कुछ और है? साथ ही सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका सीरिया को भी इराक और अफगानिस्तान की तरह बीच मझधार में छोड़कर हाथ समेट लेगा, या फिर बात को आगे बढ़ाकर दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ ले जाएगा? तो नाजरीन, आप सबने रिपोर्ट देख लिया। अब सवाल जवाब करते हैं अपने मेहमानों से। मेजर जनरल पी.के. सहगल साहब, अमेरिका शुरू से दखल जिस तरीके से देता आया है दुनिया के मामलात में, चाहे वो कोरिया का मसला हो, चाहे वियतनाम का हो, चाहे लेबनान का हो, दूसरी जंग अजीम हो, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, हर जगह अमेरिका आता क्यों है? उसकी नीयत क्या है? अपना दबदबा कायम करना या कुछ और? अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 से पहले पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर रिस्पेक्टेड था। दुनिया उसके विचारों से सहमत थी जी। वो एक बेनाइन नेशन के तौर पे देखा जाता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका चाहता है कि हर प्रकार से हर एरिया को वो सोशली, पॉलिटिकली
इकोनॉमिकली और मिलिटरीली डोमिनेट करे। ठीक है, लेकिन इस तरफ सोच कोई नहीं रहा है। अभी भी लोगों का जो एक अट्रैक्शन है वो अमेरिका की तरफ है, और अमेरिका को एक बहुत मसीहा के तौर पर देखा जाता है जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। कहाँ ये नहीं पता। इश्तियाक दानिश साहब, अमेरिका का दखल और दुनिया की बदलती तस्वीर ये किस तरफ इशारा करती है? क्या आने वाले वक्त में दुनिया एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ होगी, और इसकी क्या शुरुआत जो मशरिक़ वुस्ता के हालात हैं इनसे होने के आसार नज़र आ रहे हैं? ऐसी कोई चीज़ अभी तो सरेदस्त नज़र नहीं आ रही है कि दुनिया उनके अगेंस्ट जा रही है, बल्कि जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें यह है कि वो एक अभी भी अकेला सुपर पावर है। शाम के मसले में पहली बार सोवियत यूनियन के गिरने के बाद पहली बार जो है जो रूस बचा है उसका सक्सेसर है उसने जो है मुदाखलत की है, और लेकिन रूस की मईशत इतनी ज़बरदस्त नहीं है कि वो अमेरिका या वेस्टर्न ब्लॉक का मुकाबला कर सके। तो ये देखना होगा कि शाम में भी वो कहाँ तक आगे बढ़ रहा है। अगरचे कल परसों जहाज़ के गिराए जाने के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि हम अपने मिसाइल सिस्टम जो बड़ा एडवांस सिस्टम है वहाँ पे वो करेंगे, लेकिन उससे टर्की को थ्रेट हो सकती है, वेस्टर्न ब्लॉक को या नेटो को जो इससे कोई थ्रेट नज़र नहीं आ रही। तो अभी ऐसी ये है। साहब, आप अमेरिका की जो दखल अंदाजियाँ हैं दुनिया में और दुनिया के मुल्कों में, उन्हें आप किस सूरत से देखते हैं? अगर हम शुरू से 1941-45 से लेकर और आज तक की बात करें, आप सहाफ़ी हैं, आपका नज़रिया जाहिर सी बात इस पर अलग होगा। मेरा ख्याल है कि जंग अज़ीम और जंग दोम के बाद हमें सीधे आ जाना चाहिए 1962 में, जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुई थी, और उसका क्या हश्र हुआ आपने देख लिया कि अमेरिका ने जिस तरह से दखल अंदाजी की कि आज अमेरिका उसी क्यूबा से मुसालियत करने को तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन साथ साथ मैं एक बात ख़ास तौर से अपने दोस्त डॉक्टर इश्तियाक दानिश की बात से इत्तफाक नहीं करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये बात भी बड़ी अहम है कि उन्होंने जैसा कि कहा कि साहब अमेरिका जो एक यूनिपोलर फोर्स है, क़ुव्वत है, उसके मुकाबले में दूसरी क़ुव्वतें उतनी उभरी नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें ज़रा देखना चाहिए कि एक साल कबल जो सूरत हाल दुनिया में पाई जाती थी वो आज नहीं पाई जाती है। आज बहुत कुछ बदल चुका है। हम इसी मुद्दे पर आएंगे, और आपके जो आप जिन बातों पर कह रहे हैं कि मैं मुतमईन नहीं हूँ या इत्तेफाक नहीं रखता, उस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस वक्त एक छोटे से वक्फे का वक्त हो चला है, फ़ौरन हाजिर होते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका वक्फे के बाद, और सवालों को शुरू करते हैं। इश्तियाक दानिश साहब, आप सुन रहे थे कि इससे पहले भी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्होंने कहा कि नहीं अब थोड़ा वक्त बदल चुका है, आपका क्या कहना है उस पर? वक्त तो बदलता रहता है और हालात भी बदलते रहते हैं। मैंने कहा कि वो उस हद तक तो मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो उनका जो होता है ना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस था, ये आखिरी जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है सीरिया उनका, वहाँ पे बाकी सब उनके हाथ से निकल चुके हैं। तो वहाँ पे जाहिर है कि उनको एक तरह से उन्होंने सोचा कि भाई कम से कम यहाँ तो मुदाखलत हम करें, मुदाखलत किया है। मेरा कहना यह है कि ये कहाँ तक वो सस्टेन कर पाएगा रशिया, कहाँ तक आगे बढ़ पाएगा। लॉन्ग रन अगर हो गया, लंबे अरसे तक खींच पाया, तो जो रशिया की मईशत है वो गालिबन इसके मुतहम्मिल नहीं हो पाएगी। मेरा बस ये कहना है। ठीक है, और जाहिर है कि इसमें इनकार नहीं, जो उन्होंने बातें कही वो तो हो रही हैं, सामने आ रही है। बात यह है कि कहाँ तक ये ले जा पाएंगे, जिसमें कुछ अंदर सारे मुल्कों की तरह कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके एक जो उसकी आवाम होती है उसके एक धड़े से उसकी नहीं बनती। इसमें दूसरे मुल्क की फ़ौज का दखल देना किस हद तक जायज़ है? मैं आप चूँकि आप फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं और फ़ौज में रह चुके हैं, इसलिए पूछना चाहता हूँ, ये क्या प्लानिंग होती है? ये वाकई क्या फ़ौज का किसी मुल्क में दखल देना ठीक है, या ये सारा फ़ायदे की नज़र से था? तेल का व्यापार, तेल का जो सौदा है वो था, बल्कि तेल पे कब्ज़ा जमाना, सौदा भी नहीं कहेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, अमेरिका, और ये सवाल मैं आपको बता दूं, ये इराक के नज़रिए से ही मैंने पूछा, इराक, लीबिया, सीरिया के सबसे बड़ा एनर्जी रिजर्वर जो दुनिया का है वो इस एरिया में है। सारी यहाँ की जो लड़ाई है वो एनर्जी के ऊपर है। ठीक, रशिया चाहता था कि एनर्जी के एरिया के ऊपर कब्जा करे, अमेरिका चाहता था कि इस एनर्जी के ऊपर हमेशा उसकी डोमिनेशन और उसका कंट्रोल रहे,
और ये उसके और उसके मित्र देशों के हित में ही हमेशा रहे। वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस भी वही डिक्टेट करता है, उसी के माध्यम से भी अमेरिका ने रशिया की इकोनॉमी को तकरीबन भ्रष्ट कर दिया है, उसी के माध्यम से उसने ईरान की इकोनॉमी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जब तक उसका कंट्रोल रहेगा तो इनडायरेक्टली उसका वर्ल्ड डोमिनेशन भी रहेगा। लेकिन जब जब अमेरिका ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया रिसेंटली, चाहे इराक में और अफगानिस्तान में, इतने बड़े पैमाने पर अमेरिकन सोल्जर्स की कॉफिन्स वापस गई हैं कि उनका अवाम जो है, अमेरिका के अवाम जो हैं, दे आर नो लॉन्गर कीन ऑन इंटरवेंशन बाय ग्राउंड ट्रुप्स। तो अमेरिका जो है, अभी आप देख रहे हो जो मिडल ईस्ट में केवल हवाई हमले कर रहा है, ग्राउंड ट्रुप्स किसी भी हालत में लगाना नहीं चाहता। कहता है कि मैक्सिमम अगर भेजूंगा तो 50 लड़ाके भेज दूंगा इन दी फॉर्म ऑफ एडवाइजर्स। ठीक। लेकिन वो जानता है कि इस प्रकार की जो लड़ाई वहाँ मिडल ईस्ट में हो रही है वो एक रेगुलर कन्वेंशनल वॉर नहीं है, और कन्वेंशनल वॉर ना होने की वजह से उसकी मिलिट्री ताकत जो है एक किस्म से ना के बराबर हो जाती है। ठीक है। एयू आसिफ साहब, अमेरिका के लगातार फौजियों का दूसरे और अमेरिका का दखल देना दूसरे मुल्कों में, हम सीरिया के अगर नज़रिए से बात करें तो कहता है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, दहशतगर्दी का नामो निशान दुनिया से मिटा देंगे। लेकिन ISIS पर हमलों के लिए जो एक मुहिम चला रहा है रशिया, रूस के साथ नज़र नहीं आ रहा है अमेरिका, कह रहा है ये उनकी खुद की जंग है। ये सवाल खड़े करता है। आपकी ये बात सही है कि अमेरिका और रूस दाइश के मामले में जो है उसमें उनका अप्रोच अलग अलग है। और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमें बज़ाहिर दिख रहा है वो वही सब कुछ नहीं है, बल्कि असलियत यह है कि जो बात मेजर जनरल सहगल ने अभी कही, मैं समझता हूँ कि वो बात सही है कि असल लड़ाई जो है पाइपलाइन पर किसका कब्ज़ा रहे। और पाइपलाइन जो है, जो एक तरफ जो सीरिया होकर है और दूसरी तरफ आपको तुर्की की तरफ जो जा रही है, तो आपको ये जो है पाइपलाइन पर अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि दूसरी पाइपलाइन आपको वहाँ वजूद उसका हो। तो सब जंग जो है, सब जो मुकाबला है वो कि पाइपलाइन किसकी रहे, एनर्जी का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि साहब इस वक्त जो सुपर पावर जो राइवलरी है वो यकीनन आपको अफ़गानिस्तान में 1991 के बाद से जो सूरत हाल बनी आलमी तौर पर, वो यही थी कि दुनिया एक कुतबी दुनिया हो गई थी। दुनिया जो है यूनिपोलर पावर के तहत हो गई थी। लेकिन अब अंगड़ाई तो ले रही है दुनिया कि वो फिर से मल्टीपोलर फोर्सेस की ठीक है। तो नाजरीन, ये बातचीत, ये जो सवाल जवाब हमने मेहमानों से किए, सबसे बात निकलकर सामने ये आई कि किसी भी मुल्क को, किसी भी मुल्क के जहां पर कुछ गड़बड़ चल रही हो, दखल देने का कोई हक नहीं। दखल सिर्फ इस नियत से दिया जाए कि वहां पर अमन व अमान कायम हो सके। अगर आप उसमें कामयाब नहीं होते तो फिर और वजहों में और चीज़ों में अपनी कामयाबियों को मत ढूंढिए। आप अपने बिज़नेस को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखिए कि कहीं वो लाशों के ढेर से होकर तो उस बिज़नेस की राह नहीं जा रही, क्योंकि दुनिया तारीख़ सबकी लिखती है और आपकी भी लिखेगी। आपने जो आज तक दखल अंदाजी की है, शायद आपकी तवारीख़ इसलिए नहीं लिखी जा सकी कि आप अभी तक ताकत में हैं। एक दिन आप सबकी तरह कमज़ोर होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज भी ढला था, ये याद रखिए। अमेरिका को इस तरफ सोचना होगा कि दुनिया में अमन व अमान अगर कायम करना है तो उसके लिए बेहतर तरीके ढूंढने होंगे, ना कि जंग। रशिया को भी इस तरफ सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हुए और सवाल जवाब हुए, और दुनिया को शायद इससे, जो हमारे ETV उर्दू के देखने वाले लोग हैं, उनको भी बहुत कुछ पता चला होगा। अगले हफ्ते फिर आलमी मंजर स्पेशल में एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। आदाब। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका आलमी मंजर स्पेशल में, और सवाल जवाब फिर से हम शुरू करते हैं। और मेजर जनरल PK सहगल साहब, हम कह रहे हैं कि अभी ब्रेक से पहले मैंने यही बात कही कि क्या अमेरिका की जो बादशाहत है उसकी जो वो अपने आप में एक सुप्रीम पावर बनता है, उस चीज़ को किसी बात से ख़तरा है? क्योंकि जाहिर है जंगें जितनी भी उसने लड़ी, जितने भी दखल दिए, दूसरी जंग अजीम से, सेकंड वर्ल्ड वॉर से आज तक लेकर, उसमें उसे $1 बिलियन का नुकसान हुआ है, लेकिन उसने कमाया भी बहुत है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उसके हथियार खूब बिके, और उसके बाद जो ज़मीनें उसने कब्जाई, वहाँ जो जो होता था वहाँ से तो फ़ायदा अमेरिका ने लिया है। अभी भी अगर सीरिया की लड़ाई देखें मिडल ईस्ट की, तो अभी भी अमेरिका की
जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनके शेयर वैल्यूज़ पिछले 1.5 साल में 700% उनमें बढ़त हुई है। सो पैसा तो खूब कमा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जानता है कि मॉडर्न जो लड़ाइयाँ हैं दे आर नॉट विनेबल। इसलिए मॉडर्न वॉर्स जो है जिस प्रकार से वो लड़ी जाती हैं दे आर नॉट विनेबल, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर्स जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो आज ख़त्म हो गई हैं। आप वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आपके पास हैं, क्योंकि किसके खिलाफ करोगे? ये तो लोगों के बीच में रहते हैं, एंट्स की तरह हैं, बिछड़ जाते हैं, और जब वो इकट्ठे होकर आपको काटना शुरू होते हैं तो आप पाते हो कि आप तो एक क्वागमायर में दलदल में फंस गए हो और फिर आपको निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। मैं नहीं मानता, लेकिन एक चीज़ है, अमेरिका कई बार माफिया मांग चुका है क्योंकि वो गलतियां करता रहा है। अभी अफगानिस्तान में देखें, हॉस्पिटल पे उसने बम गिरा दिए, वहाँ मरीज मरे। सीरिया में क्या सिर्फ ISIS के लोग मर रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो बेगुनाह मर रहे हैं। अफगानिस्तान की बात हम कर चुके, इराक में भी वही हुआ। ये तस्वीरें तो इन शहरों की, बसरा की, बगदाद की नहीं थी, ना चमन की, ना काबुल की, ये तस्वीरें तो नहीं थी, ना लेबनान की जो सीरिया की तस्वीरें वो नहीं थी, जो लीबिया की तस्वीरें वो नहीं थी। इन तस्वीरों के बदनुमा रंगों के लिए जिम्मेदार भी तो अमेरिका है। आपने बिल्कुल सही कहा। आज हर प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप जो है कोलेट्रल डैमेज को लिमिट करने की कोशिश करते हो, लेकिन उसके बावजूद एक कहा जाता है फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर में कई बार इस माफी के हादसे हो जाते हैं जहां ना चाहते हुए भी आप उस एरिया पे हमला कर देते हो जहां पे, जैसे हॉस्पिटल पे, जहां पे बड़ा नुकसान होता है, और आपको उसके लिए क्षमा मांगनी पड़ती है। और सिर्फ माफ़ी इसके लिए नहीं मांगी है। मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगा इश्तियाक दानिश साहब। अमेरिका जब जॉर्ज बुश के आखिरी वक्त चल रहा था उनकी हुकूमत का, उनके दौर का, बराक ओबामा नहीं आए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि जो इराक की जंग है वो बहुत बड़ी उनकी गलती भी है और बहुत बड़ी उनकी कमी के तौर पर गिनी जाएगी। पिछले अभी महीने आप देखें कि टोनी ब्लेयर जो कि साबिक वज़ीर आज़म इंग्लैंड के, उन्होंने कहा कि इराक की जंग हमारे लिए बहुत बड़ी गलती थी और शायद ISIS के जो इमरजेंस है, जो उसका उभरना है, जो वो पैदा हुआ है, उसमें हमारी कहीं ना कहीं गलतियां शामिल हैं, इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। ये माफिया कितनी काफ़ी हैं? माफियों से जाहिर है कि जो आपने हिस्ट्री तो पास्ट हो जाती है, जो आपने कल किया वो तो कल हो गया। गलती का चलिए इस बार तो थोड़ा पहले एतराफ़ कर लिया उन्होंने, लेकिन बहुत सारे मामलात में तो आज तक नहीं कर रहे कि हमसे गलती हुई है। जो उनकी पूरी इस स्ट्रेटजी है रीजन को डोमिनेट करने के लिए, ताकि उनकी अपनी जो कैपिटलिस्ट इकनॉमी है वो उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाते हुए आगे बढ़े, उसकी वजह से प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं उनको अपनी बुनियादी सोच में जो है तब्दीली करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तिजारत जो है अमेरिका के मंजर पाने से शुरू हुई, आलमी तिजारत उनसे पहले से हो रही है, कॉलोनियल पीरियड में भी हुई है। कॉलोनियल पीरियड से पहले भी जो है पूरा चाइना से लेकर ईस्ट अफ्रीका तक जो है लोग जहाज़ों से तिजारत करते थे, प्राइवेट प्लेयर थे, इंटरनेशनल ट्रेड थी, ज़बरदस्त ट्रेड थी, इसमें कहीं स्टेट शामिल भी नहीं थे और हो रही थी। तो ऐसा है कि तिजारत तो मॉडर्न एज में रही है, उससे पहले भी होती रही है। अमेरिका को अपनी सोच में तब्दीली करनी पड़ेगी। दो ताजिर जो होते हैं वो किसी न किसी तरह से अपना सौदा बेच भी लेते हैं, ख़रीद भी लेते हैं और दोनों फ़ायदे में भी रहते हैं। लेकिन जब उसमें कोई एक तीसरा आदमी आ जाएगा, नहीं यूँ नहीं यूँ, और थोड़ा सा गन बोर्ड पॉलिसी जब इख्तियार करता है, तब दुनिया का जो है नक्शा बदला है। गन बोर्ड पॉलिसी नहीं आई हुई होती तो ये ग़ालिबन तिजारत पुरसुकून अंदाज में प्राइवेट प्लेयर्स करते रहते, स्टेट सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे होते, जो आज वेस्ट कहता है कि हमारा काम ये होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन के तहत। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने बेसिकली जो ये है कि अच्छी बातें तो करते हैं, लेकिन अच्छी बातों के पीछे जो उनका बुनियादी मकसद होता है कि ज़्यादा फ़ायदा जो 80% हमारा 20% दुनिया को मिल जाए। ये 80 और 20% वाला ज़रा मतलब ज़्यादा जो लालच है वो दुनिया को लालच जो है, तिजारत जो होती है ना 10-20 रुपया इधर उधर होती है, लालच जो होती है वो 80 और 20 वाला। यही हुआ आसिफ साहब, वियतनाम की जंग में भी अमेरिकी जो हथियार कंपनियां, उनके फ़ायदे बढ़े। अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ, इराक में भी यही हुआ, सीरिया में भी यही हो रहा है। आप जंग जिसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, क्या उनके हाथों में हथियार देकर लड़ रहे हैं? ये सवाल पैदा होने लगे हैं, क्योंकि पहले भी ये सवाल जब सामने आए तो ये निकाला गया कि कौन फ़ायदे में रहा। नुकसान तो चलो किसी मुल्क की फ़ौज का हुआ, कंपनियां फ़ायदे में आई नहीं आई। आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है और इसका मुजाहरा अफ़गानिस्तान की पूरे जंग के दौरान भी हुआ
और इसका मुजाहरा अभी इराक़ में भी हुआ और इसका मुजाहरा आपको यहाँ भी हो रहा है, सीरिया और लीबिया, सीरिया में और लीबिया में हो रहा है। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन मैं एक और पहलू की तरफ आपका ज़हन मुतवज्जा करना चाहता हूँ, वो यह है कि अगर अमेरिका जुल्म ज़्यादती कर रहा है तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि साहब निहत्थे अवाम पर रूस ने जिस तरह से एंट्री की है सीरिया में, उसका भी जुल्म वो जबर जो है उससे कतई कम नहीं है। अभी जब रक्का में जब उसने दाइश पर हमला किया तो वो अपनी जगह पेरिस के अटैक के बाद तो उसको ठीक है, आप जस्टिफाइड मान सकते हैं। लेकिन आपको फिर उसने तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर जो बस्तियां थी जहां आपको तुर्क नस्ल के लोग रहते थे, जो आपको सीरियस थे, उन पर अटैक किया। वो सब निहत्थे थे और जिन पर ये इल्ज़ाम था कि वो आपको अमेरिका के पट्टू हैं और अमेरिका के इशारे पे हैं, जिनमें आपको हर तरह के लोग थे, जिसमें इख्वान मुस्लिमीन के लोग भी थे और दीगर फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी थे, जिसमें आम लोग भी थे। वो सब के सब पर जिस तरह से अटैक हुआ, यही वजह है कि जब वो पायलट गिरा था तो आपको उन लोगों के दरमियान में भी गिरा था एक पायलट। तो इससे अंदाज़ा होता है कि साहब अगर अमेरिका का जुल्म है तो रूस भी उससे कम नहीं है। ठीक है, तो नाज़रीन, ये बातचीत, ये जो सवाल जवाब हमने मेहमानों से किए, सबसे बात निकल कर सामने ये आई कि किसी भी मुल्क को, किसी भी मुल्क के जहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही हो, दखल देने का कोई हक नहीं। दखल सिर्फ इस नीयत से दिया जाए कि वहाँ पर अमन व अमान कायम हो सके। अगर आप उसमें कामयाब नहीं होते तो फिर और वजहों में और चीज़ों में अपनी कामयाबियों को मत ढूंढिए। आप अपने बिज़नेस को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखिए कि कहीं वो लाशों के ढेर से होकर तो उस बिज़नेस की राह नहीं जा रही, क्योंकि दुनिया तारीख़ सबकी लिखती है और आपकी भी लिखेगी। आपने जो आज तक दखल अंदाज़ी की है, शायद आपकी तवारीख़ इसलिए नहीं लिखी जा सकी कि आप अभी तक ताकत में हैं। एक दिन आप सबकी तरह कमज़ोर होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज भी ढला था, ये याद रखिए। अमेरिका को इस तरफ सोचना होगा कि दुनिया में अमन व अमान अगर कायम करना है तो उसके लिए बेहतर तरीके ढूंढने होंगे, ना कि जंग। रशा को भी इस तरफ सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हुए और सवाल जवाब हुए, और दुनिया को शायद इससे, जो हमारे ETV उर्दू के देखने वाले लोग हैं, उनको भी बहुत कुछ पता चला होगा। अगले हफ्ते फिर आलमी मंजर स्पेशल में एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। आदाब।